हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये लेक्चर नंबर 12 है। सो आप में से किसी ने अगर फर्स्ट 11 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं आपको लिंक दे दूँगी लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाइए और फर्स्ट 11 लेक्चर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए, तभी ही आपको 12th लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ये ऐसी यूनिट है जो आपस में पूरी की पूरी इंटरकनेक्टेड चलती है। इंटरकनेक्टेड एज इन कि हर एक कंसेप्ट पिछले वाले लेक्चर पे बेस्ड है। सो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स मिस किए हैं सो मेरी आपको रिक्वेस्ट या सजेशन रहेगी कि आप ज़रूर उनको चेकआउट कीजिए। कमिंग टू आज का हमारा 12th लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाला टॉपिक जो मैंने शुरू किया हुआ था लास्ट 3 लेक्चर्स से, उसका ये पार्ट नंबर 4 है। 4th एंड फाइनल पार्ट है आज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। यानी आज हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा कम्प्लीटली। मैंने 9th लेक्चर से शुरू किया था, अभी 12th लेक्चर पे ये जाके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन 4 पार्ट्स में मैंने आपको कंप्लीट कराया है सो दैट आपको ईजिली समझ में आ सके। एंड अगेन मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपके लिए रिपीट कर दूँ कि जिन लोगों को स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिनको कोई आइडिया नहीं है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या है क्या नहीं है, सो प्लीज़ वो लोग सीधे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाले लेक्चर्स 9 to 12 मत देखिएगा। इंस्टेड आप क्या कीजिए, जो लेक्चर नंबर 5th या 6th है वहाँ से आप देखना शुरू कीजिए लेक्चर्स को। वहाँ से मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के पूरे बेसिक्स समझा दिए हैं, कैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या क्या होता है। वहाँ पे मैंने बेसिक्स वहाँ पे पूरे अच्छे से समझाए हैं एंड देन फिर मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टॉपिक कराया है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप पहले क्या कीजिए, पहले वो लेक्चर्स चेकआउट कीजिए जो स्टार्टिंग के हैं, यानी 5th 6th जो लेक्चर है वहाँ से आप चेकआउट कीजिए। वहाँ से पूरी सीरीज़ में आएंगे तो आपको 12th लेक्चर तक आते आते आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमिंग टू दिस लेक्चर, ये हमारा पार्ट 4 है, लास्ट एंड फाइनल पार्ट है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। इसमें आपके साथ मैं जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का 4th टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसको हम लोग सबअल्टर्न बोलते हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया था, हर बार हर लेक्चर में मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की ये चीज़ बोल रही हूँ। सबसे पहला रिलेशन जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कराया था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के, वो था आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कराया था कॉन्ट्ररी। देन थर्ड पार्ट में मैंने आपको कराया था सब कॉन्ट्ररी एंड फोर्थ एंड फाइनल इस पार्ट में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, सबअल्टर्न का रिलेशन कराने वाली हूँ। सबअल्टर्न क्या होता है, किसके बीच का रिलेशनशिप है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो सबअल्टर्न बेसिकली किसके बीच का रिलेशन होता है, हमेशा ए और आई के बीच का, ई और ओ के बीच का। सबअल्टर्न का रिलेशन किसके बीच में है, ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में। ए को हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऑल। आई को हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, सम। यानी कि मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सबअल्टर्न किसके बीच का रिलेशनशिप है, ऑल और सम के बीच में रिलेशनशिप है। या मैं इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सबअल्टर्न किसके बीच का रिलेशनशिप है, ई और ओ के बीच का। ई यानी कि नो, ओ यानी कि सम नॉट। यानी सबअल्टर्न इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन ए और आई, जिसको हम लोग ऑल और सम भी बोल सकते हैं। और दूसरा रिलेशन किसके बीच है सबअल्टर्न में, ई और ओ, जिसको हम लोग नो और सम नॉट भी बोल सकते हैं। एंड अगेन आप लोगों को पता ही है जो ऊपर वाले हैं ए और ई वो दोनों भी कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। और जो नीचे वाले हैं आई और ओ वो दोनों भी कैसे हैं, पर्टिकुलर है। या मैं तीसरे तरीके से इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सबअल्टर्न इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सबअल्टर्न बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे अगर ए और आई, तो ए क्या है, यूनिवर्सल, आई क्या है, पर्टिकुलर। यानी सबअल्टर्न इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए और आई, या तो मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ ऑल और सम, या तो मैं तीसरे वर्ड्स में बोलूँ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ये ऑल सम यूनिवर्सल पर्टिकुलर क्या है ये मैं 5th 6th लेक्चर से समझाते हुए आ रही हूँ। इसलिए आप में से किसी ने मिस किया है प्लीज़ उनको देखिए, फिर ही ये समझेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू ई और ओ, सबअल्टर्न किसके बीच का रिलेशनशिप है, एक तो ए और आई जो मैं आपको अच्छे से पूरा समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा ई और ओ के बीच का रिलेशन। ई और ओ को दूसरा और क्या बोलते हैं, ई को हम लोग बोलते हैं नो, ओ को हम लोग बोलते हैं सम नॉट। यानी मैं दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकती हूँ कि सबअल्टर्न इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ई और ओ, या तो दूसरे वर्ड्स में नो और सम नॉट, या तो तीसरे वर्ड्स में मैं बोल सकती हूँ कि यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। यूनिवर्सल कौन सा है, ई,
और पर्टिकुलर कौन सा है हमारा, ओ। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सबऑल्टर्न बेसिकली है किसके बीच का रिलेशनशिप। हमेशा ये किसके बीच का रिलेशनशिप होता है, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर के बीच में, यानी ए और आई के बीच में, और दूसरा रिलेशनशिप होता है ई और ओ के बीच में। कमिंग टू, अब इसके रूल्स क्या हैं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ट्रुथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड। ये क्या है, ये बेसिकली रूल है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रूल्स क्या हैं सबऑल्टर्न के। तो सबसे पहला रूल जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ सबऑल्टर्न का, वो क्या है, बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। सबऑल्टर्न किसके बीच का रिलेशनशिप है, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर के बीच का। जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, ए क्या है, यूनिवर्सल है, आई क्या है, पर्टिकुलर है, यानी सबऑल्टर्न इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अगेन यहाँ पे भी चेक करेंगे तो ई क्या है, यूनिवर्सल है, ओ क्या है, पर्टिकुलर है, यानी सबऑल्टर्न इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। फर्स्ट रूल तो हमें क्लियर है। कमिंग टू द सेकेंड रूल क्या बोलता है, इफ यूनिवर्सल इज ट्रू पर्टिकुलर विल बी ट्रू डेफिनेटली, यानी ट्रुथ डाउनवर्ड। अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रू है, यूनिवर्सल यानी सपोज हमारा ए वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली आई वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि मैं इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकती हूँ कि ट्रुथ हमेशा कैसे जाता है, नीचे जाता है, सच्चाई हमेशा नीचे की तरफ जाती है, यानी कि ट्रुथ हमेशा डाउनवर्ड जाता है। यानी अगर यूनिवर्सल वाली स्टेटमेंट, अगर कोई मुझे बोलता है ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि जो आई वाली स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि सबऑल्टर्न का रूल क्या बोलता है, ट्रुथ हमेशा डाउनवर्ड ही जाता है। अगेन ई वाली स्टेटमेंट, ई और ओ की स्टेटमेंट में भी वही चीज़ लागू होती है कि अगर ई वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ई वाली स्टेटमेंट ट्रू है, यानी मैं ऑटोमेटिकली बोल सकती हूँ कि जो ओ है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा ही होगा, यानी ट्रुथ हमेशा कहाँ जाता है, डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल क्या बोलता है, अगर यूनिवर्सल हमारा ट्रू है तो पर्टिकुलर भी हमारा ट्रू हो जाएगा। यानी हम ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो हमेशा अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है, यूनिवर्सल वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आप याद रख सकते हो ट्रुथ डाउनवर्ड। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर यूनिवर्सल वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो पर्टिकुलर वाला स्टेटमेंट कैसा रहेगा, डाउटफुल रहेगा। यानी कि अगर ये ए वाला स्टेटमेंट सपोज फॉल्स है, ए का जो भी एग्जांपल है वो उसका फॉल्स है, तो जो आई वाला है आंसर वो कैसा रहेगा, डाउटफुल रहेगा। यानी वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, उस पर डाउट है, उसमें हम कुछ भी पक्का नहीं बोल सकते। अगेन ई और ओ में भी वही चीज़ लागू होती है कि अगर ये यूनिवर्सल वाली चीज़, यूनिवर्सल यानी ई अगर फॉल्स है तो हम ओ के लिए डाउटफुल है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, हमें कुछ भी पक्का नहीं है। सो थर्ड रूल हमारा क्या बोलते हैं, अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो हम पर्टिकुलर के लिए हमेशा कैसे रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू फोर्थ रूल क्या बोलता है, इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली, यानी कि फॉल्स अपवर्ड। बोलता है अगर कोई पर्टिकुलर फॉल्स है, पर्टिकुलर यानी आई, जैसे आई क्या है, पर्टिकुलर है, सम क्या है, पर्टिकुलर है, आई हमारा फॉल्स है, तो फॉल्स अगर आई है, पर्टिकुलर अगर हमारा फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली हमारा यूनिवर्सल भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यूनिवर्सल यानी ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड है। फॉल्स अपवर्ड यानी कि अगर हमारी आई वाली स्टेटमेंट, पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारी ए वाली स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल वाली जो स्टेटमेंट है, वो भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी नीचे से अगर झूठ है तो झूठ हमेशा ऊपर बढ़ता आया है, नीचे झूठ है तो ऊपर भी झूठ ही मिलेगा आपको। अगेन यहाँ पे भी ई और ओ में भी सेम चीज़ लागू होती है कि अगर हमारी पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ओ वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है अगर, तो ऑटोमेटिकली जो ई वाली स्टेटमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड, झूठे लोग, झूठी चीज़ें हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं इनिशियली। इसलिए हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो हमारा फोर्थ रूल क्या बोलता है हमें, फॉल्स अपवर्ड, बुराई हमेशा ऊपर जाती है। कैसे कि ये हमेशा कहाँ से जाता है कि अगर आपका पर्टिकुलर फॉल्स है, आई या तो ओ आपका फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका ए और ई दोनों भी क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि झूठ ऊपर की तरफ जा रहा है, फॉल्स अपवर्ड जा रहा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फोर्थ रूल क्या है। नेक्स्ट कमिंग टू द फिफ्थ रूल, इफ पर्टिकुलर इज ट्रू
यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल। अगर आपका पर्टिकुलर ट्रू है, पर्टिकुलर यानी आई वाली स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर इज ट्रू यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल। फिफ्थ रूल क्या बोलता है, अगर आपका पर्टिकुलर वाली स्टेटमेंट, पर्टिकुलर यानी आई और ओ वाली स्टेटमेंट अगर आपकी क्या है, ट्रू है, तो यूनिवर्सल कैसा रहेगा, यूनिवर्सल यानी ए और ई दोनों भी कैसा रहेगा, डाउटफुल रहेगा। यानी अगर हम लोग नीचे की स्टेटमेंट के लिए श्योर हैं कि आई और ओ हमेशा ट्रू हैं, तो हम ऊपर वाली जो चीज़ें हैं यूनिवर्सल जो है ए और ई, उसके लिए हम हमेशा कैसे रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे। सो आई होप आपको फिफ्थ जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ एंड फाइनल रूल क्या बोलता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है वो सेम रहता है, लेकिन सबऑल्टर्न हमेशा किस में डिफर करता है, क्वांटिटी में। क्वांटिटी एज इन कि जो ऑल है और ये जो आई, ए यानी कि ऑल, आई यानी कि सम, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऑल यहाँ पे क्या है, हमेशा यूनिवर्सल है, आई यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर है। यानी मैंने आप लोगों को बताया था यूनिवर्सल पर्टिकुलर ये दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों आपके क्वांटिटी रहते हैं। इसलिए सबऑल्टर्न हमेशा कैसा रहता है, क्वांटिटी में अलग होता है लेकिन क्वालिटी में सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए और आई के बीच का जो रिलेशनशिप है, ए यानी कि ऑल, आई यानी कि सम, ऑल और सम का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा क्या है, डिफरेंट है। किसमें, क्वांटिटी में। क्यों, क्योंकि ए की क्वांटिटी क्या है, ए की क्वांटिटी आपकी यूनिवर्सल, आई की क्वांटिटी आपकी पर्टिकुलर, इसलिए ये हमेशा डिफर करेगा किसमें, क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी में हमेशा सेम रहेगा। क्वालिटी में सेम रहेगा मतलब जो ए वाली स्टेटमेंट होती है वो कैसी रहती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव रहती है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव रहती है, यानी कि और आई वाली जो आपकी स्टेटमेंट रहती है वो कैसी रहती है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव रहती है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, यानी ए और आई में क्या होता है, हमेशा सबऑल्टर्न का रिलेशनशिप क्या बोलता है कि सबऑल्टर्न इज अ रिलेशन जिसमें एक यूनिवर्सल होता है, एक पर्टिकुलर होता है। एंड जो ये यूनिवर्सल और दो पर्टिकुलर हैं, इन दोनों में क्या होता है, हमेशा क्वांटिटी डिफर करती है। क्वांटिटी दोनों की अलग होगी लेकिन क्वालिटी हमेशा सेम होगी। अगर आप ई और ओ पे भी ये रूल लागू करके देखें तो भी बात सही बैठती है। ई और ओ, ई यानी कि नो, ओ यानी कि सम नॉट, नो और सम नॉट के बीच का रिलेशनशिप, ओ यानी कि आपका यूनिवर्सल, ओ यानी कि आपका ई यानी कि आपका यूनिवर्सल, ओ यानी कि आपका पर्टिकुलर। यानी एक यूनिवर्सल है दूसरा पर्टिकुलर है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी है वो डिफरेंट है लेकिन क्वालिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। क्वालिटी कैसे सेम रहेगी, जो ई वाली स्टेटमेंट रहेगी, ई यानी कि नो यानी कि यहाँ पे ये कैसा रहता है, यूनिवर्सल नेगेटिव रहता है। और ओ वाली जो स्टेटमेंट रहती है वो कैसी रहती है, आपकी पर्टिकुलर नेगेटिव रहती है। यानी ऊपर भी नेगेटिव था नीचे भी नेगेटिव है, यानी कहीं ना कहीं जो आपकी क्वालिटी है वो हमेशा सेम रहती है सबऑल्टर्न के केस में, लेकिन क्वांटिटी हमेशा कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है। आई होप आपको 6 के 6 रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनसे आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। मैंने बहुत अच्छे से 4 पार्ट्स में ब्रेक करके उसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अभी भी एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप 5th या 6th लेक्चर से जाइए, पूरा एक चीज़ समझ के आइए, फिर आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के 9th 10th 11th 12th 4 पार्ट्स को देखिए, तभी ही आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।